बाद घर वालों से पैसे मांगे, फिर नॉन सेट जैसे 20-3 हज़ार रुपए, तो वो तो फिर उसके ऊपर डिफिकल्ट रहता है। लेकिन ये एक टाइम के बाद घर वालों से पैसे मांगना भी शर्म आती है, क्योंकि सर मैंने फंडा वगैरह बहुत अच्छे से पढ़ रखी है। लेकिन एमएसएन जो ज़्यादा पोर्शन एमएसएन का रहता है, फंडा, पीडीएफ, साइकेट्रिक, लेकिन इसमें है ना, अगर एमएसएन जैसा पोर्शन अगर आप छोड़ रहे हो थ्योरी में, तो आपकी सक्सेस में एमसीक्यू पर ज़्यादा फोकस किया, लेकिन मेरी कहीं ना कहीं थ्योरी कमज़ोर थी। अगर आपकी थ्योरी कमज़ोर है ना, तो एमसीक्यू नहीं निकाल सकते आप। इसलिए मेरा अब तक का फेलियर का जो अब तक का रीच। नॉरशेट में सक्सेस होने वालों की स्टोरी बहुत देखी होगी, बहुत सुनी होगी सक्सेस स्टोरी, कि उन्होंने इस तरीके से नॉरशेट को क्रैक किया और उनकी तो लाइफ सेट हो जाती है, उनका करियर सेट हो जाता है। पर बाकी के जो लोग पीछे बचते हैं, नॉरशेट एस्पिरेंट, जिन्होंने खुद ने बहुत मेहनत की होती है, मेहनत में कोई कमी रहती नहीं है, उसके बावजूद भी 8-8, 10-10 एग्जाम वो दे देते हैं और उनका सिलेक्शन होता नहीं है। और जितने प्रयास उनको, जिस तरीके से प्रयास उनको करने होते हैं, हर तरीके के प्रयास वो लोग कर लेते हैं, फिर भी सफलता उनके हाथ लगती नहीं है, थोड़े से कदम वो पीछे रह ही जाते हैं। नमस्कार, आज हम एक ऐसे नॉरशेट एस्पिरेंट की स्टोरी में आपको सुनाऊंगा, आपको मिलवाऊंगा, एक इंटरव्यू टाइप का उनसे रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि मुझे पता है आप में से हजारों बच्चों की कहानी उसके जैसी ही कहानी रही होगी। तो सबसे पहले वीडियो में हम ये स्टार्ट करेंगे कि नॉरशेट एस्पिरेंट का रूम आखिर होता कैसा होगा, कैसे बच्चे पढ़ाई के दौरान स्टडी वाले टाइम पे कैसे स्ट्रगल जीते हैं, वो कैसे उनकी रूम की कंडीशन रहती है, कितना क्या कुछ रखते हैं वो रूम में, और न खाने का होश रहता है न पीने का होश रहता है, कोई शेड्यूल होता नहीं है, खाना कभी मिलता है तो बाहर से कभी अंदर से बना लेते हैं, क्योंकि जुनून सिर्फ एक रहता है कि सिलेक्शन लेना है किसी न किसी तरीके से, किसी भी तरीके से। और न उसी टाइम पे न उनको बाहर जाने का है, न कुछ नहाने का टाइम रहता है, किसी चीज़ का टाइम रहता नहीं है, सिर्फ एक ही चीज़ के लिए सीरियस रहते हैं और वो चीज़ सीरियसनेस है उनकी पढ़ाई को लेके। नमस्कार, यही वीडियो आज अपन कवर करेंगे और दिखाऊंगा कि एक नॉरशेट एस्पिरेंट किस तरीके से रहते हैं, क्या स्ट्रगल करते हैं, किन किन चीज़ों का सामना उनको करना पड़ता है, और फिर मैं कहानी दिखाऊंगा, इंटरव्यू आपको लेके दिखाऊंगा कि नरेंद्र डाबी की क्या स्टोरी रही है, कितनी एग्जाम उन्होंने दी हैं। जिंदगी में किताबों के अलावा कुछ होता नहीं है, जो सीरियस एस्पिरेंट होते हैं उनके साथ यही होता है, रात दिन यही की टेंशन रहती है कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। इस तरीके के पता नहीं कितने ख्याल उनके मन में आते होंगे। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए मैं नॉरशेट एस्पिरेंट से आपको मिलाऊंगा। ये एक नॉरशेट एस्पिरेंट का रूम है, जहाँ देखोगे हर जगह आपको, ये देखिए इनका टेप पड़ा है, ये पढ़ाई करने के लिए, बेड पे ही, बिस्तर पे ही इनका बैग पड़ा है, किताबें पड़ी हैं, कुछ होश रहता नहीं है। हर तरीके से जैसे एक स्टूडेंट को रहना चाहिए, जो स्टूडेंट एक स्ट्रगल करता है जैसे रहना चाहिए, वैसी ही है। जहाँ देखोगे पढ़ाई का कुछ ना कुछ आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे भी पढ़ाई का कुछ ना कुछ देखने को मिल जाएगा। ये इनका हॉल है और अब हम इनके रूम के अंदर फिल्म आएंगे कि इनके रूम के अंदर क्या मिलता है, और उसके बाद में मैं डायरेक्टली आपको उनसे मिलवाऊंगा। ये स्टडी से रिलेटेड ही सारी चीज़ें मिलेंगी आपको। अब जहाँ देखोगे, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे भी इनके पास में किताबें हैं। ये मोटिवेशन से रहने के लिए, ये नॉरशेट एस्पिरेंट जिनको मंजिल मिली नहीं है, किसी न किसी तरीके से अपने आप को मोटिवेट रहने की कोशिश करते हैं। हाफ वे केयर है, तुझे करके दिखाना है, प्लीज़ कंसंट्रेट, एम्स जोधपुर 2023 में नहीं तो फिर 2028 में लगना, इनके पापा जी की थोड़ थी। तो कि बहुत सारी पेन किताबें आपको देखने को मिल रही हैं यहाँ पे, ये बुक्स पढ़ी हैं और अनगिनत किताबें पता नहीं कितनी लाइब्रेरी के अंदर सेट रहती हैं। नरेंद्र डाबी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और मेरे फेलो कॉम्पिटिटर भी रहे हैं, अभी भी कॉम्पिटिटर हैं, और मुझे लगता है आप में से बहुत सारे कॉम्पिटिटर हैं, बहुत सारे एस्पिरेंट हैं, उनकी कहानी नरेंद्र डाबी से मिलती होगी, क्योंकि नरेंद्र डाबी ने अभी तक 3 बार लगभग नॉरशेट की एग्जाम दी है और इसके अलावा भी बहुत बड़ी बड़ी एग्जामें इन्होंने दी है। मेहनत में कोई कमी रही नहीं है, जैसा मैंने आपको बताया। बट आज इन्हीं से पूछते हैं कि इस जर्नी में जितना वर्क प्रोसेस चल रहा है इनका, और ये इतनी लंबी जर्नी धीरे धीरे इनकी खींची जा रही है, तो किस टाइप के प्रेशर से इनको झेलने पड़ रहे हैं, क्या स्ट्रेटेजी इन्होंने अपनाई थी और आगे क्या स्ट्रेटेजीज रहने वाली हैं। क्योंकि नॉरशेट की सक्सेस स्टोरी तो सबको, हर कोई सुना देता है, पर उनका क्या जो पीछे बच जाते हैं उनका क्या रहेगा, क्योंकि सिलेक्शन सबका होता नहीं है, लिमिटेड लोगों का सिलेक्शन होता है और बहुत सारे लोग हैं वो फेल्योर के क्राइसिस के अंदर जाते हैं। तो यही स्टोरी नरेंद्र डाबी से हम सुनेंगे। तो नरेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है आपका नर्सिंग फैक्ट्री नाम के इस यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू सर, थैंक यू सर।
तो नरेंद्र डाबी से आज का सेशन हम शुरू करते हैं। नरेंद्र, सबसे पहले अपने व्यूअर्स को आप अपना इंट्रोडक्शन बता दीजिए। मैं साहब नरेंद्र डाबी और मैं समदड़ी गांव से बिलोंग करता हूं, मतलब बारहवीं डिस्ट्रिक्ट से। और मैं 4th पास आउट मेरठ कॉलेज ऑफ नर्सिंग से हुआ। तो नरेंद्र, अभी तक आपने कितने अटेम्प्ट दिए हैं? अभी तक मैं 8 से 10 एग्जाम दे चुका हूं और अभी तक मैं बहुत पास भी गया, लेकिन दूर भी गया, बहुत दूर भी थे। तो अभी तक आपको जो फेलियर का जो रीजन है वो अभी आपको मिल पा रहा नहीं है? कहाँ गलती हो रही है ये नहीं पता लग रहा है, अभी तक ढूंढ रहा है, अभी तक कारण मिल नहीं रहा है। कारण आपको मिल नहीं पा रहे, आप आइडेंटिफाई कर नहीं पा रहे कि दिक्कत कहाँ रहती होगी? हाँ, कि क्वेश्चन में कहाँ गलती रह रही है, क्वेश्चन प्रैक्टिस में गलती रह रही है, एमसीक्यू में रह रही है, थ्योरी नहीं हो पा रही है, कहाँ गलती हो रही है, ये अभी तक पता नहीं चल रहा है। तो अब मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आता हूँ, जहाँ सब लोग पूछना चाहते हैं, सब लोग जानना चाहते हैं। आपने मेहनत की है, क्योंकि मैं आपको पर्सनली जानता हूँ, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में मुझे बहुत सारी चीज़ों का पता है। मेरे को ये पूछना आपसे कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी, आप कितना टाइम देते थे नॉर्सेट के लिए, और मतलब जनरली आप ये बताएं कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी, क्या पढ़ते थे आप और कितने टाइम दिन में पढ़ते थे, आपका शेड्यूल क्या रहता था? मैं शुरू में जब मैंने पढ़ाई स्टार्ट की थी तब मैंने PR यादव से स्टार्ट किया था। उसके बाद मैंने टारगेट आई के साथ जो की पॉइंट होते हैं ना वो मैंने निकाले थे। सारे लोग जो भी होते हैं, चाहे मैं हूँ या नरेंद्र है या और बहुत सारे एक्सपीरियंस जो है, वो लगभग जो शुरुआत करते हैं वो टारगेट आई और PR यादव से ही करते हैं। बट मुझे लगता है कि हमें यहाँ तक सीमित रहना नहीं चाहिए, इसके आगे भी बहुत बड़ी दुनिया है, उस दुनिया में प्रवेश हमें करना चाहिए। तो स्ट्रेटेजी और टाइम के बारे में हम बात कर रहे थे। हमने स्टार्ट PR यादव और टारगेट आई से किया। उसके बाद मैंने कोचिंग के नोट्स देखे, लेकिन मैंने ये गलती की कि MSN के नोट्स है ना वो मैंने थोड़े बहुत कहीं न कहीं थ्योरी में छोड़ दिए थे। उसके बाद वो मेरा वीक पॉइंट रहा था। उसके बाद मैं सुबह 6 बजे से रात के 11 बजे तक मेरे रहते थे रूटीन टाइम टेबल। उसके बीच खाने पीने का जो टाइम होता था बस वही 12 बजे तक, सुबह 6 से 12, फिर 12 से 2 बजे तक खाना वाना, 3 बजे तक रेस्ट करते थे, 3 के बाद 7 बजे तक। तो सुबह 6 बजे से 12 बजे तक आप पढ़ते थे? हाँ। और फिर दोपहर में खाना खा के थोड़ा रेस्ट करते थे, और 3 से 7 वापस पढ़ते थे। बिल्कुल। और रात को आप टेस्ट सीरीज देते थे? रात को 9 से 11 टेस्ट सीरीज का टाइम फिक्स था आपका टेस्ट सीरीज देना रात का? 3 महीने तक नॉर्सेट का तब तक था, तब तक पूरा शेड्यूल फिक्स था। 3 महीने तक तो पूरा शेड्यूल फिक्स था, उससे ऊपर नीचे आपने कुछ किया नहीं। डेडिकेशन तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नरेंद्र बोला कि मैंने 3 महीने मेरा ऐसा शेड्यूल मैंने बना के रखा कि उस शेड्यूल को मैंने टूटने दिया नहीं। फिर भी आप देख रहे हैं कि सफलता हाथ लग रही नहीं है, और आप में से बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो रहा होगा। तो आपको क्या लगता है कि आपने MCQ ज्यादा पढ़े थे या थ्योरी ज्यादा पढ़ी, या किस चीज पे आपने ज्यादा काम किया अभी तक? अभी तक मैंने MCQ पर ज्यादा फोकस किया, लेकिन मेरी कहीं ना कहीं थ्योरी कमजोर थी। अगर आपकी थ्योरी कमजोर है ना तो MCQ नहीं निकाल सकते आप, क्योंकि आपको जैसे एनफ्लैक्स है, मौसमी है, लिपिन कोट है, ये निकालने के लिए आपको थ्योरी मजबूत होनी बहुत जरूरी है। अगर आपकी थ्योरी वीक है ना तो आप MCQ प्रैक्टिस नहीं कर सकते। PR यादव उसके अंदर क्या रेशनल दे रखे हैं ना, उसके नीचे उसके 4 MCQ वो के वो है, तो PR यादव में से तो आप निकाल लोगे, लेकिन एनफ्लैक्स में क्या है, मौसमी में क्या है, जो क्वेश्चन दे रखे हैं ना वो सारे के सारे वो साइन एंड सिम्टम डिजीज के बारे में, उसको पढ़ने के लिए आपको उसके डिजीज के बारे में नॉलेज होना जरूरी है। और मेरी अभी तक ये रही थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं थ्योरी में मेरी पकड़ कम रही, इसलिए मेरा अब तक का फेलियर का जो अब तक का रीजन रहा है। तो आपको ये लगता है कि फेलियर का रीजन या जो आपको सक्सेस मिल नहीं पा रही है उसके पीछे आपको ये लग रहा है कि शायद तक आपकी थ्योरी में वीकनेस है थोड़ी? मतलब नरेंद्र ने जो स्टार्ट किया था, या आप में से बहुत सारे लोगों की, नरेंद्र ने ज्यादा जो फोकस है वो MCQs पे किया। स्टार्टिंग पे इन्होंने ज्यादा जो पावर, जो अपना स्ट्रेंथ जो दिखाई थी वो MCQs पे दिखाई थी, थ्योरी को इन्होंने थोड़ा सा लाइट लिया MCQs की तुलना में। तो आपका मानना ये है कि हमें इस दौर को देखते हुए जो लेवल जो बढ़ रहा है धीरे धीरे, उसको देखते हुए थ्योरी पे फोकस करना चाहिए? जितना ज्यादा थ्योरी पर फोकस करोगे उतना ज्यादा बेटर है, क्योंकि आपने अभी तक थ्योरी कमजोर रही, तो शायद आपको ये लग रहा है कि मेरा कारण ये हो सकता है कि थ्योरी मेरी कहीं ना कहीं रीजन ये है कि थ्योरी में मेरी पकड़ थोड़ी कम रही है। MSN की स्पेशल मैंने फंडा वगैरह बहुत अच्छे से पढ़ रखी है, लेकिन MSN जो ज्यादा पोर्शन MSN का रहता है, फंडा, पीडिया, साइकेट्रिक, लेकिन इसमें है ना अगर MSN जैसा पोर्शन अगर आप छोड़ रहे हो थ्योरी में तो आपकी सक्सेस में कहीं ना कहीं वो बाधा आएगी, वो बड़ी गलती है। तो MSN को आपने सिर्फ MCQ के थ्रू कवर करने की कोशिश की कि MSN को
उस तरीके से कवर कर लेते हैं और हाँ। वो जो है वो दाव आपका सही गया नहीं। हाँ, एमएसएन जैसे कि टारगेट है कि गोल्डन पॉइंट ले लिए, लेकिन वो गोल्डन पे आपको सफिशिएंट नहीं देंगे, उतना वो रिकवर नहीं कर वो पाता। जो आप जो पढ़ते हैं, जो वन लाइनर पढ़ते हैं या फैक्चुअल चीजें या की पॉइंट पढ़ते हैं, वो सिर्फ आपको एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हाँ। देंगे। कॉन्सेप्ट बनाने के लिए वो चीजें इनफ है नहीं। एक कॉन्सेप्ट अगर आपको बनानी है तो आपको लंबे लंबे पैराग्राफ वाले पोर्शन ही पढ़ने बिल्कुल, पड़ेंगे, बिल्कुल। तभी जाके आपका कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। थ्योरी के लिए जैसे कि एनक्लेक्स है, उसके अंदर जो प्रायोरिटी अलग से दी, लेकिन वो सबसे बेस्ट है एनक्लेक्स का। ओके, सो नर्सिंग इंटरवेंशन जब आप करते हैं तो इन्होंने जो बताया कि सोंडर्स में भी जो पोर्शन दे रखा है नर्सिंग इंटरवेंशन वाला, प्रायोरिटी नर्सिंग वाला, उनको कवर करना जरूरी है। बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा अगर आपको ये नॉट सेट 5 जैसा, नॉट सेट 4 जैसा एग्जाम निकालना है, तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। जैसे प्रोसीजर हो रहा है, इस बार पूछा था जैसे कि वो सेंट्रल लाइन डालने का, तो वो अपन को पता ही नहीं है वो कैसे डलती है, तो अपन उसको हैंडल नहीं कर सकते। उसको हैंडल नहीं कर सकते अगर हमें पता ही नहीं कि वो कैसे डलती है, क्या हाँ। पोजीशन रहती है, तो हम उसकी केयर क्या कर लेंगे। अपन को इतना ही हम- पता है बस कि वो उसमें डालते हैं, बस सेंट्रल लाइन राइट साइड में डालते हैं, तो बस इतना बस पता उतना है, ही तो उससे पता आगे है। नहीं कर पाओगे ओके, आप। तो नरेंद्र के कहने का बात ये है, सारांश बात का ये है कि जहां तक पॉसिबल हो एक अच्छे सोर्स से थ्योरी को पहले कवर कीजिए। अगर आपकी थ्योरी बहुत अच्छे से कवर है तो 80% एमसीक्यू, किसी भी दुनिया की बड़ी सी बड़ी किताब की एमसीक्यू आप 70 to 80% एमसीक्यू आप थ्योरी की मदद से आप अच्छा हाँ। आसानी से क्लियर कर सकते कोई हैं। ऑथेंटिक बुक ले ली हमने, ऑथेंटिक बुक ले ली, हाँ। जैसे कि उससे हम कर रहे हैं थ्योरी, तो उससे आराम से एमसीक्यू निकल जाएंगे, आराम से एमसीक्यू निकल जाएंगे और आप NCLEX कॉन्सेप्ट जैसे- बनेंगे वो हाँ, कॉन्सेप्ट उसी से तो फिर एमसीक्यू निकल जाएंगे उसी से ना। एमसीक्यू निकल जाएंगे। अब मैं आपसे ये चीज पूछना चाहता हूँ कि आपको पता तो है सारी चीजों का, बिल्कुल। ऐसा बात है ना कि नरेंद्र को पता है कि नरेंद्र जैसे जैसे एग्जाम दे रहा है अनुभव बढ़ते जा रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी सिलेक्शन भी नरेंद्र का होगा ही होगा। बट नरेंद्र इतनी सारी एग्जाम दे दी, लाइब्रेरी से बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हो गया, आपके क्लासमेट्स को भी सिलेक्शन हुआ, आपके सीनियर का सिलेक्शन हुआ। सीनियर का भी। जब आप सुनते हैं आपके गांव में, आपके शहर में या आपके दोस्तों में किसी का सिलेक्शन होता है और आपको लगता है कि यार मेहनत तो मैं भी कर रहा हूँ पर मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो कैसा फील होता है उस टाइम पे? मतलब क्या आपके अंदर क्या एंजाइटी है, क्या फीलिंग क्या आती है उस टाइम पे? कितना बैड फील करते हैं या मोटिवेटेड फील करते हैं, डीमोटिवेटेड फील करते हैं, क्या उस टाइम पे फील आती है आप में? फीलिंग तो सर बहुत बुरी आती है जब अपन घर वालों को बताते हैं कि हमारा रिजल्ट आ गया लेकिन हमारा नहीं हुआ, लेकिन घर वाले तो यही बोलते हैं ना कि कोई नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। लेकिन अपन के साथ ऐसा होता है कि अपन जवाब नहीं दे सकते किसी को भी, जैसे कि कोई आके पूछ लिया तुम्हारा रिजल्ट क्या रहा, तो फीलिंग तो सर बहुत बुरी आती है जब अपन घर वालों को बताते हैं कि हमारा रिजल्ट आ गया लेकिन हमारा नहीं हुआ, लेकिन घर वाले तो यही बोलते हैं ना कि कोई नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। लेकिन अपन के साथ ऐसा होता है कि अपन जवाब नहीं दे सकते किसी को भी, जैसे कि कोई आके पूछ लिया तुम्हारा रिजल्ट क्या रहा, तो अपन बता नहीं पाएंगे ना कि हमारा नहीं हुआ। वो होता है मन में, कहाँ बता देते हैं नहीं हुआ, लेकिन मन में कहीं एक गिल्ट रहता है। जैसे कि मेरे साथ मेरा रूममेट है, उसका हो गया इस बार, तो वो है ना कि रूममेट का हो गया, घर वाले पूछेंगे उसका हो गया, तू पढ़ नहीं रहा था क्या, वो थोड़ी बहुत दिक्कत रहती है। फिर फैमिली का प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर, ये इसको अवॉइड करेंगे ना तो उसको मुश्किल रहता है अवॉइड करना, लेकिन होता नहीं है। एक सच्चा जो एस्पिरेंट होता है, जो मेहनत कर रहा है और उसके बावजूद उसको सक्सेस मिलती नहीं है, तो उसका जो स्ट्रगल है, उसकी फीलिंग है, सिर्फ वही जानता है। गांव में या शहर में लोगों को ये लगता है कि पढ़ाई की नहीं है, जब तक आप प्रूव नहीं करोगे ना तब तक लोग ऐसे सोचेंगे मजे ले रहा है लड़का शहर में। घर वाले तो क्या है, घर वालों को बोल दे 10,000 रुपए चाहिए, घर वाले 10,000 भेज देंगे। घर वालों को नहीं पता है तुम्हारा प्री क्या है, मेंस क्या है, घर वालों को ये पता है देखिए, कि ये आपको एक नौकरी चाहिए बस। डाबी का भी यही मानना है और मैंने भी लाइव वीडियो में भी यही बात बोली थी कि प्री हो जाए या मेंस हो जाए और आने वाले टाइम में अगर इंटरव्यू भी हो जाए तो इस चीज का फर्क सिर्फ आपको पड़ेगा। घर वालों को कोई मतलब नहीं है आपके प्री है या 7 एग्जाम लग रहे हैं या 3 एग्जाम लग रहे हैं, 2 लग रहे हैं, गांव वालों को कोई मतलब नहीं है। गांव वालों और घर वालों को सिर्फ इतना मतलब होता है कि सिलेक्शन लेना है, सिलेक्शन चाहिए ना उनको पता है कि लेवल क्या है एग्जाम का, टिपिकल है या इजी है, उनको कोई मतलब नहीं है। उनको अल्टीमेट मतलब सिर्फ सिलेक्शन से होता है। तो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। तो आपको क्या लगता है आपकी कहाँ फॉल्ट रही होगी? कंसिस्टेंसी मेरी, मतलब एक्चुअली क्या हुआ, मेरे नॉर्सेट 2022 के बाद पापा जी की डेथ हो गई, तो वहाँ थोड़ा बहुत दिक्कत रहती थी कंटिन्यूटी करने में। अगर आपकी कंटिन्यूटी नहीं है ना तो आप कोई भी एग्जाम फाइट नहीं कर सकते। अगर जैसे आज एक दिन पढ़ लिया, कल 2 दिन का गैप आ गया, उससे कुछ नहीं होगा। अगर आज रोज के आपके 6 घंटे पढ़ रहे हो तो अगले दिन भी आपको 6 घंटे पढ़ने हैं। अगर आज 8 घंटे पढ़ रहे हो तो कल भी 8 घंटे पढ़ रहे हैं। अगर वो आप कर रहे हो आज 8 घंटे पढ़ लिए, कल 16 घंटे पढ़ लिए, उससे कुछ नहीं होगा। उससे तो यही होगा चलो वो टाइम पास निकल रहा है, वो टाइम निकल जाएगा, टाइम वापस नहीं आता। सोशल मीडिया से दूर होना ही फायदेमंद नहीं है। फायदा यह है कि सोशल मीडिया से दूर ही रहें, क्योंकि सोशल मीडिया में मुझे तो ऐसा लगता नहीं है
कि इतना कुछ आता होगा कि आपके सिलेक्शन में वही ज्यादा लाभदायक, ऐसा कुछ नहीं है। यूट्यूब आपके लिए फायदेमंद है बहुत। यूट्यूब आप देखते रहिए, नर्सिंग फैक्ट्री को भी देखते रहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और यूट्यूब पे आपको टाइम देना है, क्लासेस भी आते हैं। सर का जो चैनल है ना, उसके ऊपर जो वीडियो आता है शॉर्ट, वो बहुत बढ़िया होता है। जैसे कुछ प्रोसीजर का वीडियो डाल दिया तो वो ज्यादा बेनिफिट रहेगा। अब मुझे ऐसे लगता है कि अपने व्यूअर्स ऐसे सोचेंगे कि मैंने आपको बोला है कि ये चैनल के बारे में बोलना है आपको। वो चैनल का नहीं है, लेकिन वो जो है ना, वो रियलिटी यही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कभी भी जीवन में फालतू के एडवर्टाइजमेंट किए नहीं है, न कभी मैंने झूठे ऐसे दिखावा किया है लोगों को कि ये कर लो वो कर लो। जो रियलिटी में, जो जिंदगी में जो चल रहा है, वही दिखाना उचित रहता है। तो नेक्स्ट चीज पे चलते हैं। आपने बताया नहीं कि सेक्रीफाइस और कंटेंट के लेवल पे आपकी क्या फॉल्ट रही होगी, मैं ये आपको पूछना चाहता हूँ। कंटेंट तो ऑथेंटिक होना जितना ज्यादा सही रहेगा। जो एम्स अपना जो स्टेटस है ना, वो पहले अपन यहाँ थे और एम्स यहाँ आ गया है। ओके, कि एग्जाम का जो लेवल है वो यहाँ पहुंच गया है और अपना जो कंटेंट है वो यहीं तक है। हाँ। जो कंटेंट हम 2017-18 में पढ़ते आ रहे थे, वो का वो कंटेंट कोचिंग में कॉपी पेस्ट वही चल रहा है। जबकि हम यहाँ, हमारी एग्जाम यहाँ और हम यहाँ है, तो मुझे लगता है कि कंटेंट में बदलाव होना बहुत जरूरी है। कम से कम यहाँ तक तो हम पहुंचे कि एग्जाम के नजदीक तो बैठ के कोचिंग में जैसे कि 2016 के नोट्स दे दिए और अभी 2023 के, लेकिन वो नोट्स वही है, वही चल रही है सेम चीज, लेकिन उसके अंदर थोड़ा बहुत डिफरेंस है ना, तो वो पता नहीं चलता है। और वो जो सबसे इम्पोर्टेंट है, प्रोसीजर हो गए, जैसे कि वैल्यू में बहुत ज्यादा, सब कोचिंगों में वैल्यू का बहुत ज्यादा डिफरेंस रहता है। ओके, अब जो नोटशेट 5 को लेके है, वो आप नोटशेट 5 को किस तरीके से हैंडल करेंगे? अभी नोटशेट 5 को लेकर सबसे बढ़िया यही है, प्री और मेंस है। तो उसके लिए प्री की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, तो मेंस तो उतना इजी आसान रहेगा। क्योंकि प्री में अपन क्या करेंगे, थ्योरी पर ज्यादा फोकस करेंगे। थ्योरी पर जितने आप फोकस करेंगे ना, तो उतनी ज्यादा वो मेंस का एग्जाम, क्योंकि वो पूरा सिनारियो बेस है, वो क्लिनिकल प्रैक्टिस है, तो वो जितनी थ्योरी प्रैक्टिस मजबूत होगी ना, उतनी ज्यादा वो आराम से मेंस निकल जाएगा। अभी भी 40 दिन है, मैं तो शुरू कर चुका हूँ अपनी तैयारी, अब आप भी शुरू कर लीजिए। तो नोटशेट 5 में आप एमसीक्यू ज्यादा पढ़ने वाले हैं या थ्योरी पे फोकस ज्यादा करना चाहेंगे? मेरा इस बार पूरा प्लानिंग थ्योरी पर फोकस करने का है, क्योंकि मैंने एमसीक्यू प्रैक्टिस करके भी देख लिया। एमसीक्यू प्रैक्टिस हाँ एक हद तक ठीक है, लेकिन वो है ना कि थ्योरी नहीं तो एमसीक्यू नहीं। कहने का मतलब ये है, सेंस सारांश बात का ये निकलता है कि थ्योरी को फोकस करना जरूरी है, एमसीक्यूज को कोई अंत नहीं है। लाखों करोड़ों एमसीक्यूज आपको नर्सिंग मिल जाएंगे, कितने पढ़ेंगे, बट थ्योरी अगर आपने थोड़ी सी मेहनत करी, अच्छी पढ़ ली, तो आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे क्लियर हो जाएंगे। और अल्टीमेटली क्वेश्चन है वो ऐसा तो है नहीं कि टारगेट ऐसी कॉपी किया और उठा लिया। सवाल जो है अपने आप में नए बनते रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, और वो जो सवाल है उनका कोई सोर्स नहीं है, उनका सोर्स सिर्फ थ्योरी है। थ्योरी आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। और लास्ट सवाल, कितना खर्चा होता होगा आपका हर महीने? क्योंकि बहुत सारा टाइम हो गया आपको, और एक टाइम आता है जब घर वाले भी बोलने लगते हैं कि कितना टाइम लगेगा, पैसे लग रहे हैं, इनकम का कोई सोर्स है नहीं, और स्ट्रगल करते रहते हैं। लाइब्रेरी के खर्चे हैं, किताबों के खर्चे हैं, इतनी महंगी महंगी किताबें आती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, और ऊपर से फैमिली प्रेशर। इस चीज को कैसे हैंडल कर रहे हैं? जैसे कि नॉर्मली जो खर्चा होता है ना सबके 7 से 8-10 हज़ार रुपए, क्योंकि अपने जो नर्सिंग की जो है ना, उसकी बुक्स बहुत ज़्यादा है। जैसे कि एनप्लेक्स ऑनर्स ले लो, 2300 रुपये की बुक आती है। पीआर यादव सबसे सस्ती पीआर यादव है, वो तो गीता है, वो तो गीता है। 500 रुपए किताब आती है, जबकि और आप फील्ड में जाएंगे आपको 150-200 रुपए की किताब मिल जाएगी। हाँ, लेकिन अपने नर्सिंग फील्ड में तो पीआर यादव गीता, उसके बाद एनप्लेक्स वगैरह ये लेने जाओ तो अपने 1 महीने का आधा हिस्सा उसका चला जाता है, किताबों में चला जाता है। उसके बाद घर वालों से पैसे मांगे, फिर नॉनसेट जैसे 20-3 हज़ार रुपए, तो वो तो फिर उसके ऊपर डिफिकल्ट रहता है। लेकिन ये एक टाइम के बाद घर वालों से पैसे मांगना भी शर्म आती है, क्योंकि अपनी एज हो चुकी है 26 से 28 साल, और उसके बीच में अपन घर से पैसे मांगे, वो ना घर पर हम पैसे दे सकते हैं ना घर से ले सकते हैं। घर वालों को देने को कुछ नहीं है हमारे पास, और लेने को है, पर ले किस हाथ से, शर्म उस चीज में आती है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया उस चीज को। और एक टाइम आता है जब अपने को खुद को फील होने लगता है यार घर वालों से पैसे मांगे तो किस तरीके से मांगे, और अपना मन वहाँ पे करता नहीं है। तो दोस्तों ये कहानी थी, ये एक वीडियो मेरा बनाने का पर्पज ये था कि मेरा कोई ऐसा पर्पज नहीं था कि मैं नरेंद्र की फेलियर को आपको सामने लेके आऊँ, बट ये वीडियो इतना सही बना है, अच्छा लग रहा है मुझे, और नरेंद्र को भी बहुत अच्छा लग रहा है, उसने अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस किया है। बहुत सारे लोग होंगे नरेंद्र के जैसे जिन्होंने इस चीज़ का फेस किया होगा या फेस कर रहे होंगे इस चीज़ को। तो ये कहानी थी, उम्मीद है आपको ये वीडियो सही लगा होगा। और वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि मोटिवेशन लीजिए इस चीज़ से,
जिंदगी में कुछ भी खत्म नहीं होता है, और सवाल जो आएंगे वो नर्सिंग के ही आएंगे, प्री हो जाए, मेंस हो जाए, कुछ भी हो जाए। एक सेल्फ कॉन्फिडेंट होना जरूरी है। अगर आप एग्जाम में बैठे हो, अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं होना तो आपका पूरा पेपर खराब हो जाएगा। वीडियो में बनाता रहूँगा आपकी, 50 लोग देखें या 500 लोग देखें कोई दिक्कत नहीं है, बट 50 लोग भी अगर इस वीडियो को देखेंगे तो अच्छा है कि 50 लोगों तक जितने लोगों तक रहेगा तो वो ठीक रहेगा। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।